प्राचीन धर्म ग्रंथों में गोत्र की व्यवस्था बड़ी ही अद्भुत और अद्वितीय व्यवस्था है, जिसका वैज्ञानिक महत्व भी है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में गोत्र शब्द की जगह ज्यादातर गोष्ठ शब्द का उल्लेख आया है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है गायों का बाड़ा, अर्थात ऐसा स्थान जहां आर्यों की गाय एक साथ रुकती थी, जहां गायों को रात्रि में एक साथ सुरक्षित रखा जाता था। उसी स्थान को ऋग्वेद में गोत्र या गोष्ठ कहा गया है। आज हम जिस अर्थ में गोत्र को मानते हैं कि एक ही वंश के लोगों को प्रायः एक गोत्र का कहा जाता है, तो गोत्र की उस अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र शब्द का वंश या कुल के अर्थ में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में एक ही वंश के लोगों के समुदाय को गोत्र कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जाकर के गोत्र की अवधारणा विकसित हुई। तो विद्वानों का ऐसा मत है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जब भारत में आए तो वो विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे, और आर्यों के हर कबीले की गाय एक अलग बाड़े में बैठती थी या सुरक्षित रखी जाती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जिन आर्यों की गाय एक ही बाड़े में रहती थी, वो सभी आर्य एक ही गोत्र के कहलाए, और उन आर्यों के कबीलों के गोत्र का नाम उनके आदि पूर्वज के नाम पर रख दिया गया। आदि पूर्वज ऋषि होते थे, इसलिए हर एक आर्य कबीले का गोत्र उनके आदि ऋषि के नाम पर रख दिया गया। पहली बार महाभारत में 4 गोत्रों का उल्लेख है। उनमें पहला गोत्र है अंगीरा, उसके अलावा कश्यप गोत्र, भृगु गोत्र और वशिष्ठ गोत्र। और सूत्र काल में अर्थात 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के दौरान बहुत सारे धर्म सूत्र लिखे गए विभिन्न ऋषियों के द्वारा, जैसे गौतम ऋषि के द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, बौधायन ऋषि के द्वारा। इनमें से बौधायन ऋषि के द्वारा लिखे गए धर्म सूत्रों और स्रोत सूत्रों में पहली बार गोत्रों की संख्या 8 मिलती है, जिनमें से 7 गोत्र हैं सप्त ऋषियों के गोत्र, जो कि 7 ऋषि थे उनके नाम पर, और एक गोत्र है ऋषि अगस्त के नाम पर। ऋषि अगस्त के विषय में माना जाता है कि उन्होंने ही दक्षिण भारत में जाकर के वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रसार किया था। तो बौधायन धर्म सूत्र में 7 + 1 8 गोत्रों की चर्चा हमें दिखाई देती है। वो 8 गोत्र कौन कौन से हैं? अत्रि, कश्यप, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और अगस्त। सूत्र काल में गोत्र की अवधारणा में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन, इस काल में सगोत्र विवाह प्रतिबंधित कर दिए गए, क्योंकि हमें गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र से जानकारी मिलती है कि सगोत्र विवाह को पाप माना जाता था। और सूत्र काल में ही पहली बार एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने अपने यजमानों को भी अपना गोत्र दे दिया। यजमानों में क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण के यजमानों को। तो आज गोत्र की अवधारणा केवल ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, बल्कि गोत्र की अवधारणा क्षत्रियों में भी है और वैश्यों में भी है। और क्षत्रियों का जो गोत्र है या वैश्यों का जो गोत्र है, वास्तव में वह उनके पुरोहितों का गोत्र है। एक प्रश्न यह होता है कि हमें यदि हमारा गोत्र नहीं पता तो हम अपना गोत्र कैसे पता करें? तो पुराणों में कहा गया कि इस पृथ्वी में जितने चर अचर जीव जंतु हैं, सब ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुए। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप का विवाह सृष्टि के राजा प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था। उनमें से एक पुत्री अदिति थी। अदिति और कश्यप से जो संतानें पैदा हुई वो सभी देवी और देवताएं थी। तो देवताओं की उत्पत्ति अदिति और कश्यप से हुई। देवताओं में एक सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता को विवस्वान कहा जाता है, और विवस्वान से वैवस्वत मनु की उत्पत्ति हुई। वैवस्वत मनु को पृथ्वी का प्रथम राजा माना जाता है, और समस्त मनुष्यों को वैवस्वत मनु की ही संतान माना जाता है। तो यदि हमें अपना गोत्र नहीं पता है तो हम अपना गोत्र कश्यप गोत्र मान सकते हैं, क्योंकि समस्त मनुष्य जो हैं वो वैवस्वत मनु की संतान हैं। वैवस्वत मनु विवस्वान अर्थात सूर्य की संतान हैं।
सूर्य, कश्यप और अदिति की संतान है। गोत्र का निर्धारण माता से ना होकर के पिता के गोत्र से होता है और उसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी संतान जब पैदा होती है तो वो संतान पुत्र होगी कि पुत्री, इसका निर्धारण माता के क्रोमोसोम से ना होकर के पिता के क्रोमोसोम से होता है। हम सबके शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम XX होते हैं। माँ का क्रोमोसोम केवल और केवल X होता है और पिता का क्रोमोसोम X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो XX के जोड़े में होते हैं। 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वही निर्धारित करता है कि पैदा होने वाली संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। 23वें जोड़े में माँ का क्रोमोसोम X ही होगा, लेकिन पिता का क्रोमोसोम X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। यदि पिता का क्रोमोसोम X हुआ तो पुत्री का जन्म होगा और यदि पिता का क्रोमोसोम 23वें जोड़े में Y हुआ तो पुत्र का जन्म होगा। तो संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इसका निर्धारण माता के क्रोमोसोम से ना होकर के पिता के क्रोमोसोम से होता है। इसलिए गोत्र का निर्धारण आज भी माता के गोत्र से नहीं पिता के गोत्र से होता है और संतान को अपनी माँ का गोत्र नहीं बल्कि अपने पिता का गोत्र मिलता है। विवाह के उपरांत कन्या को अपने पति का गोत्र मिल जाता है, क्योंकि विवाह के दौरान कन्यादान होता है। माना जाता है कि वो कन्यादान नहीं, वो गोत्र दान है और कन्या अपने गोत्र को छोड़ करके अपने पति के गोत्र को धारण कर लेती है।